नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कर साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ताउते चक्रवात के बारे में, जो हाल ही में अरब सागर में आया हुआ है, जिसका असर केरल से लेकर के सौराष्ट्र तक देखने को मिल रहा है। तो हम देखेंगे कि अरब सागर में जो चक्रवात आते हैं वो उनकी दिशा नहीं है, उनको उत्तरी गोलार्ध में जब आप देखेंगे तो उनको एंटी क्लॉकवाइज उनको ओमान की तरफ जाना रहता है। लेकिन हाल ही के वर्षों में जब हम देखेंगे तो अरब सागर में आने वाले चक्रवातों का असर भारत में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मुंबई हो, चाहे वो गुजरात का क्षेत्र हो, चाहे वो आप ले लीजिए गोवा का क्षेत्र, कर्नाटक, इन सभी जगहों पर अर्थात पश्चिमी भारत में जब आप देखेंगे तो सभी राज्यों में इनका असर देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है, उनकी वजहों को हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये चक्रवात जो ताउते दिया गया है उसका मतलब क्या होता है, किसने नाम रखा है, तो बता दूं कि इस चक्रवात का जो मतलब होता है वो बहुत आवाज़ करने वाले छिपकली, और इसका जो नामकरण दिया गया है वो दिया गया म्यांमार के जरिए। तो एक संघ है, 2004 में देशों का संघ बनाया गया था, जो क्या करते हैं वो दक्षिणी एशिया में आए हुए चक्रवातों को लेकर के नाम सुझाते हैं। तो ये हो गई बातें जो मैंने बताया। बाकी आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आखिर ये चक्रवात क्यों आया है और इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर देखने को मिला है, उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आखिर ये चक्रवात कैसे बनते हैं, उनका हम जिक्र करेंगे, और ये भारत में क्यों असर दिखा रहे हैं उनका हम जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए आइए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि ताउते जो चक्रवात आया है उसका इम्पैक्ट कैसे भारत पर पड़ा है, और उसकी हम बात करेंगे, और आखिर भारत पर क्यों पड़ा है उसकी भी हम बात करेंगे। बाकी जब देखेंगे, जब आप मैप में जब देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है ये एरिया पूरा। तो ये जो ये आप मैप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा, इसमें यहाँ से ले करके जो एरिया दिख रहा है ये इसको इम्पैक्ट इसने किया है। वैसे दक्षिण में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसने इम्पैक्ट किया है ये पूरा एरिया। लेकिन जो मेन हमें देखना है वो देखना है कि जो ये तटीय एरिया है भारत का, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इस एरिया में तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ऊपर जब देखेंगे तो गुजरात के आसपास का क्षेत्र है, इसमें देखने को मिलता है। तो आखिर सबसे पहले बता दें, एक्यूवेदर का ये मैप है जिसमें बताया जा रहा है कि आखिर इसका इम्पैक्ट कहाँ पे कितना ज़्यादा है। सब हल्का हल्का जहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा उसको येलो कलर से है, और ये आप देख रहे हैं, ये जैसे भी आप इसमें देख रहे होंगे आज वेस्ट यूपी में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आज हल्का सा मौसम आपको बदला बदला सा लगेगा। और बाकी देखेंगे तो मॉडरेट एरिया है, हाई है, एक्सट्रीम और कैटास्ट्रॉफिक है। तो इसमें आपको जानना है कि वैसे मेन हमें आपको बता दूं कि आपको जानना यही है कि जो ये वाला एरिया है, ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये वाला एरिया गुजरात का है। आखिर इसमें क्यों ऐसा होता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हमें देखना है कि आखिर ये चक्रवात अरब सागर में आया क्यों, उसकी हम बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे, अरब सागर में आया है तो फिर इसका इम्पैक्ट भारत में क्यों, इसकी बात करेंगे। और ये नाम किसने दिया, इसकी बात करेंगे। और नाम का जो देने का जो तरीका है उसकी बात करेंगे कि आखिर ये चक्रवात का नाम पड़ा कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये आप जब मैप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये IMD का मैप है, इसमें जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो चक्रवात था उसकी जो दिशा थी वो इस तरीके से जा रहा था। ये देखें, यहाँ पे देखेंगे तो नीचे विषुवत रेखा दिखेगी, तो वहाँ से इस तरीके से इसका मैप था और ये इस तरीके से जा रहा था। देखिए जो ग्रीन कलर का जो एरिया दिख रहा है आपको, ये प्रेडिक्टेड है कि इस एरिया में ये जाएगा, आगे इस एरिया में जाएगा, यहाँ तक जा चुका है। तो इस जब आप देखेंगे तो इसके इम्पैक्ट जो देखने को मिला है वो, चाहे वो केरल का एरिया हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो गोवा हो, महाराष्ट्र, चाहे वो गुजरात हो, इन एरिया में देखने को मिलेगा। तो गुजरात का भी जब देखेंगे तो सौराष्ट्र का क्षेत्र जो है, तो केरल से लेकर के सौराष्ट्र तक के एरिया में जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि जो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं वो सभी जो चक्रवात होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज आते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जो आते हैं उनकी जो दिशा होती है वो इस तरीके से होती है। उनको जो सभी को किस तरफ जाना होता है, इस तरफ जाते हैं, सभी इस तरफ जाते हैं। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये वाला हिस्सा दिखेगा अरब प्रायद्वीप। तो सभी जो चक्रवात जो आते हैं उनको जाना रहता है अरब प्रायद्वीप की ओर, लेकिन वो भारत की ओर मुड़ने के पीछे कई कारण हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे कि आखिर वो भारत में क्यों मुड़ते हैं, उनका जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये चक्रवात जो है इसका नाम कैसे पड़ा और किसने कैसे इसका नाम रखा गया, तो उसको भी हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि चक्रवात का नाम कैसे पड़ता है। तो दरअसल हम बात करेंगे 2004 की। तो 2004 में क्या था, 2004 में देशों का समूह था। भारत की अगुवाई में कई सारे देशों का एक समूह, मतलब कि जो हिंद महासागर से जो सीमा लगाने वाले देश हैं, हिंद महासागर के आसपास के देशों का समूह है, उनमें नामकरण को लेकर के एक व्यवस्था की गई, जिसमें से जब देखेंगे तो उसमें था भारत, बांग्लादेश और मालदीव, म्यांमार,
ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका। तो ये तो 2004 में थी। ये टोटल कितने देश हैं आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 देश थे जो शुरुआत में 2004 में शामिल हुए। इसके बाद में जब हम देखेंगे तो 2018 में भी देशों का समूह था वो शामिल हुआ, जिनमें था ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। तो कुल देशों की जो संख्या हो गई वो हो गई कितनी, 13। कुल देशों की संख्या कितनी होगी, 13 देश हो गए कुल जो इस समय। इनमें दरअसल देखेंगे तो अभी पिछले साल एक नई सूची तैयार की गई, क्योंकि पहले के जो नाम थे वो सब खत्म हो चुके थे, तो एक नई सूची तैयार की गई। इसमें टोटल 25 वर्षों को लेकर के एक सूची तैयार की गई, और इसमें अल्फ़ाबेटिकल तरीके से क्या होगा कि जब भी कोई चक्रवात आएगा तो वो देश नाम देगा, जिनमें से देखेंगे तो कुल जो देखेंगे तो 25 वर्ष की सूची तैयार की गई। और ऐसा माना जाता है कि हर वर्ष 5 चक्रवात आएंगे। में जब देखेंगे तो आपको सभी देशों को देख लीजिए, ये जब आप देखेंगे तो ये अरेबियन सी है, और इस तरफ देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है। तो जो देशों की लिस्ट मैंने बताई है उनको आप मैप में भी देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो उनमें आप देख रहे हैं भारत है, भारत के बाद जब आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद देखिए तो ये आपको दिखेगा मालदीव, यहाँ पर मालदीव दिखेगा। मालदीव के बाद देखेंगे तो ये आपको दिखेगा म्यांमार, म्यांमार के जब आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा ओमान, ओमान के बाद जब देखेंगे तो आपको दिखेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद देखेंगे तो यहाँ पर इस तरफ दिखेगा थाईलैंड, तो थाईलैंड के बाद देखेंगे तो ये रहा श्रीलंका, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ईरान, और यहीं पर आपको दिखेगा कतर और सऊदी अरब, यूएई, यमन। इतने सारे देश हैं जो ये नामकरण करते हैं, जो इस आसपास के जो देश हैं। लेकिन ये तो बातें हो गई जो मैंने आपको बताया कि ये नामकरण करते हैं, लेकिन आइए थोड़ा सा, ये तो हो गई नामकरण की बातें, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट दिख रहा है वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे दिख रहा है उसको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये इम्पैक्ट कहाँ पर कैसे दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो चक्रवात आते हैं इस तरीके से आप जब देखेंगे तो यहाँ पर ये विषुवत रेखा है, और यहाँ पर आप जान रहे हैं कि यहाँ से एक लाइन और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से और यहाँ से व्यापारिक पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ की हवा जो होती है वो ऊपर की ओर उठती है। हवा क्या होती है, ऊपर की ओर उठती। लेकिन ये जो सिचुएशन होती है वो मार्च की होती है। मार्च के बाद जब हम देखेंगे तो सिचुएशन, क्योंकि जैसे जैसे सूरज उत्तरायण की स्थिति में चलता चला जाता है, इस तरीके से क्या होता है कि ये ITCZ का क्षेत्र जो होता है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि जहाँ पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं बस वहीं पर वो निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं ITCZ का क्षेत्र। तो देखिए विषुवत रेखा पर मार्च के महीने में ऐसे, इसके बाद इस तरीके से, इसके बाद इस तरीके से, इसके बाद इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ये लाइन ऊपर क्यों टेढ़ी हो जा रही है? इसके पीछे कारण ये है कि जो गर्मी के क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ तो पानी से ज़्यादा जल्दी जो है वो भूखंड गर्म हो जाते हैं, इस वजह से इसका जो एरिया होता है वो इस तरीके से मुड़ जाता है। और बाकी मैंने बताया कि चक्रवात जो होते हैं वो इस तरीके से आते हैं, इस अर्थात कि जब हम उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो हमें दिखेगा चक्रवात जो होते हैं वो इस तरीके से आते हैं। लेकिन इसमें भी और कहानी जब हम देखेंगे तो हमें देखने को यही मिलेगा कि ये जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। थार का मरुस्थल जब काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इस तरफ के चक्रवात जो निम्न दाब का क्षेत्र जिनको ओमान की ओर जाना था तो इस तरफ जो जा रहे होते हैं, क्योंकि ये भी पूरा मरुस्थल ही है लेकिन जाना होता है। लेकिन जब ये थार का मरुस्थल वगैरह जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इस वजह से क्या होता है कि ये चक्रवात जो होते हैं वो इस तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि वो ये ज़्यादा एरिया गर्म हो जाता है अपेक्षा से इसकी, क्योंकि पास यही है ना, इसके देखेंगे तो पास तो यही एरिया पड़ेगा ना, ये दूर पड़ेगा। तो जब इस तरफ भी जा रहे होते हैं इस तरफ भी आते हैं, दोनों की तरफ फोर्स लगता है और इस वजह से क्या होता है कि गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में ये हिट करते हैं और यहीं पर खूब तेज बारिश वगैरह यहाँ पर देखने को मिलती है गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में। तो ये तो हो गई बातें जो हमें देखने को मिलती गुजरात में। तो जो ताउते चक्रवात आया, अभी हम आगे आपको पूरी वीडियो बताएंगे, पूरी वीडियो पिछले साल मैंने इस पर वीडियो बनाया था जो चक्रवात अरब सागर में आते हैं, इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल से उसमें समझाया है। अभी मैं आपको आगे चल करके वो वीडियो की क्लिप छोटी सी जिसमें मैंने चक्रवात समझाया था उसकी मैं आपको क्लिप आपको दिखाएंगे जरूर, आप उसको जरूर देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, यहाँ से क्या होती है व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो इस तरफ से आती हैं, इस तरफ से आती हैं। तो ये क्या होता है 0 डिग्री लाइन है और ये क्या है 23.5 डिग्री हम मान लेते हैं, इधर ये 23.5 डिग्री मान लेते हैं।
तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसमें जो पवनें आती हैं, ये मार्च का महीना मान के चलते हैं मार्च, तो इनमें जब पवनें आती हैं तो ये देखिए सीधे टकरा नहीं रही है। ये क्या हो रही है, क्योंकि अब एक में अब फेरल का नियम काम करता है, जब कोई पवन अपना गोलार्ध बदलती है तो वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं किनारे की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं किनारे की ओर मुड़ जाती है। तो उसी तरीके से जैसे ही अभी तो यहाँ पर विषुवत रेखा की बात है, विषुवत रेखा पर जो पवनें होंगी वो इधर से आएगी, वो इधर से आएंगी, और यहीं पर क्या होंगी, ये ऊपर उठ जाएंगी। और जैसे ही पवनें यहाँ पे ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने की वजह से ये वाला क्षेत्र लो प्रेशर का बन जाएगा। चूंकि पवनें सामने से नहीं टकरा रही हैं, इसलिए शांत पेटी का क्षेत्र बन जाता है। पवनें ऊपर उठ तो जाती है, लेकिन इस तरीके से उठती, इस तरीके से, मतलब कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि रगड़ने के साथ में इस तरीके से ऊपर उठती, सीधे नहीं टकराती, इस तरीके से, इस तरह टकराती हैं। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर शांत पेटी, डोलड्रम बोलते हैं इसको, ये डोलड्रम का क्षेत्र बन जाता है। लेकिन जैसे ही ये ITCZ का क्षेत्र मार्च के बाद अप्रैल के महीना आता है, अप्रैल के महीने में कुछ यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, उसके बाद मई में कुछ यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, उसके बाद जून की स्थिति ये है। तो ये जो जान लें कि जो स्थलखंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जब भी सूरज की किरणें लंबवत जब चमकती हैं, तो जब 8 डिग्री पे नॉर्थ में, मान लीजिए अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के महीने में 8 डिग्री नॉर्थ में जब ये किरणें चमकेंगी, तो इसकी वजह से जो ये स्थलखंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो जो ITCZ का क्षेत्र जो था, जिसको सीधा बनना चाहिए था, वो इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि स्थलखंड जल्दी गर्म हो गया है, इस तरीके से बन जाएगा। अब चक्रवात की स्थिति कुछ इसलिए बनती है क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ से एक विंड, जैसे जो दक्षिणी गोलार्ध की विंड थी, जैसे उत्तरी गोलार्ध में आई, वो क्या हो जाती है, अपने आप देखेंगे दाएं किनारे की तरफ 90 डिग्री पे तुरंत मुड़ जाती है, इस तरह मुड़ गई। अब ऊपर से जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे आ रही हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो पवनें इस तरीके से आएंगी। जब इस तरीके से आने से की वजह से क्या होता है, ये पवनें आपस में सीधे टकराती हैं। जब पवनें सीधे टकराएंगी, टक्कर की वजह से क्या होता है, यहाँ पर चक्रवात की स्थिति बनती है। अब थोड़ा सा और समझिए इसको थोड़ा सा, तो ये सीधे टकराने की वजह से यहाँ पर क्या बन गया चक्रवात। अब चक्रवात की दिशा जो होती है, आप जान रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, क्योंकि इनकी दिशा देखिए आप, इस तरीके से एक पवन ये चली, एक पवन ये, और टकराने की वजह से जो इनकी दिशा जो है वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से विंड जो चलती है वो इस तरीके के डायरेक्शन में होती है। तो इस तरह से चलेगी, वो टकराने की वजह से इस तरह घूमने लगेगी और इस तरह से चलेगी। बिल्कुल कहानी ये है। और आकर्षण का केंद्र, अब हम चूंकि बात बंगाल की खाड़ी की नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ये जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर, मतलब कि जो अरब सागर, ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये भारत है। अब ये चक्रवात जो यहाँ पर बने, जैसे मैंने बताया ना, जो विंड आई एक, तो जब पहले मार्च में यहाँ, अप्रैल में, मई में, जून में, क्योंकि मार्च में क्या होती थी, पवनें जो होती थी इस तरीके से टकराती थी, मतलब कि एक इस तरीके से। लेकिन जो अप्रैल, मई और जून का महीना होता है, उसमें जो पवनें होती हैं वो सीधे टकराती हैं इस तरीके से, मतलब सीधे टकरा जाती है, जिससे क्या होता है, चक्रवात बन जाते हैं यहाँ पर। और चूंकि अट्रैक्शन पॉइंट या कहें कि जो गर्मी का क्षेत्र ज़्यादा होता है, वो इधर ओमान का क्षेत्र हो गया, ओमान में मरुस्थल, अलनाफूद वगैरह ले लीजिए, और भी मरुस्थल वगैरह को ले लीजिए, तो ये जो क्षेत्र होते हैं काफ़ी गर्म हो जाते हैं। तो इस अट्रैक्शन का पॉइंट ये वाला गर्मी का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि गर्मी जो होती है वहाँ पर हवा जो होती है वो हल्की हो जाती है, हल्की होकर के ऊपर उठती है, और उसको भरने के लिए जो होती है वहाँ पर ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। अब चूंकि चक्रवात भी है, इसकी तुलना में यहाँ का टेम्परेचर जो है वो डाउन है अभी भी, क्योंकि स्थलखंड जल्दी गर्म हो गए, इसलिए चक्रवात की दिशा जो होती है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज चल भी रहे हैं, इसलिए अट्रैक्शन पॉइंट जो होता है ओमान की ओर होता है। इसलिए अरब सागर की तरफ आने वाले जितने चक्रवात होते हैं वो सब किसकी ओर, ओमान की ओर मुड़ जाते हैं। आप देख रहे हैं ये ओमान है, इस तरफ क्या होता है, सभी चक्रवात ओमान की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो बार बार चक्रवात आने का मतलब ये कि जो हिंद महासागर, मतलब कि जो अरब सागर है, इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा तो टेम्परेचर तो अरब सागर का तो बढ़ ही गया, स्थलखंड भी भारत के जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब जब बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो स्थिति ये हुई कि जो थार का मरुस्थल, जो अट्रैक्शन पॉइंट जो था ओमान की खाड़ी से, जो यहाँ पे चक्रवात पनपे, वो ओमान की ओर ना जा करके वो इस तरफ थार के मरुस्थल में। हाल ही में दिनों में आप सुने होंगे कि राजस्थान के चूरू में, मुंबई में, जयपुर में और गुजरात के कई क्षेत्रों में गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। गर्मी जब तेज़ी से बढ़ जाती है तो ये चक्रवात जो इनको इस तरफ जाना था वो जा तो नहीं, उनकी प्रकृति है वो इसी तरफ जाएंगे, लेकिन वो अपने प्रकृति के खिलाफ जो है गर्मी की वजह से वो चक्रवात जो होते हैं वो इस तरफ ना जा करके मुड़ जाते हैं, इस तरफ चले जाते हैं, इस तरफ। क्योंकि ये गर्मी, क्योंकि जाने लो प्रेशर, इसका लो प्रेशर जो है, ये वाला लो प्रेशर एक तो पास में है
और दूसरा लो प्रेशर का क्षेत्र इधर ज़्यादा बन गया, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए आप देखेंगे थार के गुजरात के क्षेत्र में ये जो चक्रवात हैं वो इधर बढ़ जाते हैं। इनका जो प्रभाव है इस तरफ के मतलब बंगाल की खाड़ी की शाखा के चक्रवातों से कम होता है। अभी मैं बताऊंगा कि वो क्यों कम होता है। जो चक्रवात को जाना चाहिए था कुछ इस डायरेक्शन में, वो मुड़ गया इस तरफ, और इस तरफ जब मुड़ेगा तो गुजरात के क्षेत्रों में आप देखेंगे, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, इधर के जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह, चक्रवात किसी काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होता है जब कभी ऐसी कंडीशन बनती है जब चक्रवात मुड़ते हैं। अब बात आएगी, चलो ये तो इनको जाना तो थार के मरुस्थल में है, थार के मरुस्थल में जब जाना है तो ये समझ में आता है कि गुजरात के क्षेत्रों में जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा दे रहे हैं। लेकिन इनका मुंबई की तरफ मुड़ना, या यूँ कहें कि मुंबई हो गया, इधर आप देखेंगे नीचे कोचीन का क्षेत्र, इन सब में कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह पड़ेंगे, खास करके मुंबई को, पुणे को ले लीजिए, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया इतने ज़्यादा हैं। आप मैप में भी आप देखें तो मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में आपको हरियाली ना के बराबर दिखेगी। वहाँ पर जितने भी पेड़ वेड़ काट दिए गए हैं, इसमें से क्या इंडस्ट्री खूब है, इंडस्ट्री जहाँ पे पनपती है वहाँ पे गर्मी खूब पड़ती है, गर्मी बनती है क्योंकि इंडस्ट्री जो आप देखेंगे तो आप वहाँ पे धुआं वगैरह निकलना और दुनिया भर की चीज़ें एक्टिविटी होती रहती हैं, जिससे यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ जाती है। और जो मुंबई का क्षेत्र है वो गर्मी का क्षेत्र बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं हॉट स्पॉट टाइप का बन जाता है, गर्मी खूब होती है। तो चक्रवात जो है वो इस तरफ भी मुड़ जाते हैं, मुंबई की तरफ भी मुड़ जाते हैं। तो समझ में आया आपको कि इस तरफ क्यों आ गया, क्योंकि गर्मी की वजह, सब कुछ गर्मी पे डिपेंड करता है, इस वजह से चक्रवात ओमान ना जा करके मुड़ गया इस तरफ। अब ये जब जब टेम्परेचर में चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऐसी घटनाएं आने वाले समय में नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, कह सकते हैं सब ये जलवायु परिवर्तन की देन है, क्योंकि थार मरुस्थल का गर्म हो रहा है, इधर पूरे भारत का पूरा गर्म हो जाना, इंडस्ट्रियल एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरीके से क्या होगा, पेड़ कटेंगे, हरियाली, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सरफेस एरिया जो होता है, पेड़ जब लगे होते हैं तो गर्मी जो होती है कम होती है, लेकिन पेड़ जब काट देते हैं तो सूरज की किरणें सीधे जो होती हैं वो ज़मीन पर पड़ती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो होती है गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो हवा जो होती है वो ऊपर उठ जाती है, संवहनी धाराएं ऊपर, और वो बारिश कराना, मतलब कि चक्रवात की स्थिति तुरंत पनपती है। और चक्रवात जो है इस तरफ मुड़ गया, आ गया यहाँ पर चक्रवात। तो ये रही बात। तो ताउते जो है इसका चक्रवात, आखिर इसका मतलब क्या है, इसको नाम किसने दिया, तो उसकी जब हम बात करेंगे ताउते, तो ताउते कुछ और नहीं, दरअसल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है ये छिपकली है, जिसका मतलब होता है बहुत आवाज़ करने वाली छिपकली। आइए देखते हैं, और जब हम आगे बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, ये आप मैप और देख लीजिए जिसमें आप ठीक तरीके से देख सकते हैं, जो ये वाला एरिया आपको दिखेगा यहाँ से, ये इस एरिया इम्पैक्ट जो है ये इस एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चाहे वो जब भी कोई चक्रवात आता है, मुंबई का क्षेत्र होगा जो अंदर की तरफ मुड़ गया तो मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा, बाकी अगर जो यहाँ से आकर के हिट किया तो गुजरात के आसपास क्षेत्रों में आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। सौराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा, खास करके जो गिर की पहाड़ियाँ उसके दक्षिणी हिस्से में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ से पहाड़ियों से जब टकराने के बाद इस वाले क्षेत्र में बहुत तेज़ बारिश वगैरह होती है। खैर थार के मरुस्थल तक तो नहीं पहुँच पाता, लेकिन बारिश वगैरह खूब तेज़ होती है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। इसमें जब मैंने बताया है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, अरब सागर में चक्रवात आने वाले जिनको ओमान की तरफ मुड़ना होता है वो क्यों भारत की तरफ चले आते हैं और उनको इम्पैक्ट क्यों होता है। हालांकि बंगाल की खाड़ी की शाखा मैंने नहीं बताया है, वो जब आप वीडियो जा करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बंगाल की खाड़ी की शाखा भी बताई है कि आखिर वहाँ पर चक्रवात क्यों आते हैं। और ये रही बातें जो चक्रवात से रिलेटेड थी, जो ये इसमें आपको जानना यही है कि ताउते चक्रवात कहाँ पर आया, सबसे ज़्यादा कहाँ इफेक्ट दिया, और बाकी इसको जाना था ओमान की तरफ, भारत की तरफ क्यों मुड़ाया, इनको आपको जानना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको, उम्मीद करता हूँ चीज़ें पता चल गई होंगी। तो ये रहा आज का वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।